सरजमीन हिंदुस्तान। मातृभूमि का मान लिए उग्र रुद्र को देख 26 जुलाई 1999 सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। चीन को चेतावनी देने वाले पराक्रम की कहानी। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी मेरे को। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, 3 जगह गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। दुश्मन को दहलाने वाले अदम्य साहस की दास्तान। 2 रात और 1 दिन की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता जैसे वो कल की ही तो बात है। टाइगर हिल पर जब गूंजी हिंद के शेरों की दहाड़, हिमालय पर जब फहराया हिंदुस्तान का तिरंगा, सबसे भीषण युद्ध की सबसे बड़ी अमर कथा। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। करगिल विजय की शौर्य गाथा। मातृभूमि का मान लिए उग्र रुद्र को देखा है, हर हिंद के सेनानी में जगने वीरभद्र को देखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भारतीय सेनाओं का पराक्रम अद्भुत है, अविश्वसनीय है। भारत के शूरवीरों की अदम्य साहस की कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। हिंदुस्तान को गर्व है मादरे हिंद पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की शहादत पर। ये शहादत अनमोल है। ये राजपथ देश के बलिदान होने वाले शूरवीरों के नाम की अमर ज्योति से रोशन है। ये पथ हिंदुस्तान के शौर्य का पथ है। ये पथ हिंद के वीरों का, हिंद के सैनिकों के नाम का पथ है। करगिल विजय के आज 21 साल पूरे हो गए हैं। 21 साल पहले हिंद के वीरों ने करगिल की दुर्गम चोटियों पर जो विजय पताका फहराई थी, वो आज भी पाकिस्तान के सीने में शूल की तरह चुभती है। इसीलिए हिंदुस्तान के पराक्रम की उस गाथा को चीन भी याद कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की महापराक्रमी सेना हर दुश्मन को हर मैदान में मात देना जानती है। टाइगर हिल पर लहराता ये तिरंगा हिंद की सेना के शौर्य की गाथा सुनाता है। ये तस्वीर उस हौसले और हिम्मत की है जिसकी तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। शान से लहराता यह तिरंगा हिमालय की चोटियों में उस युद्ध की महाविजय का निशान है जिसे दुनिया करगिल युद्ध के नाम से जानती है। 21 साल पहले का ये वो दिन है जिसे हिंदुस्तान विजय दिवस के रूप में मनाता है। आज कहानी सुनिए उस भीषण युद्ध की जिसे जीतना असंभव था, लेकिन भारतीय सेनाओं ने अपने आत्मबल से उस असंभव लक्ष्य को संभव कर दिखाया और हिंद की छाती में
एक असाधारण जीत का दमका चढ़ दिया। आइए आपको ले चलते हैं उस युद्ध क्षेत्र में जहां लिखी गई महाविजय की शौर्य गाथा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरती ये सड़क सरहद पर बसे एक शहर के पास पहुंचती है। शुरू नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बसे इस शहर का नाम है करगिल। यह वही करगिल है जिसका नाम सुनते ही जहन में एक खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 21 साल पहले की यह तस्वीर इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। आज यहां न गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती हैं, जहाँ पर धोखे से पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। आप लोगों के सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है, नाम तोलोलिंग। यदि आप लोग अपना ध्यान इसी पहाड़ी पर थोड़ा बाएं की तरफ ले जाएंगे तो आपको एक ऊंचा टॉप नजर आएगा। नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप बाएं की तरफ बढ़ती हुई रिस लाइन। यदि आप लोग अपना ध्यान पूरा बाएं दूर स्काई लाइन पे ले जाओगे तो आपको दो नुकीली चोटियां नजर आएंगी। सबसे दाहिने वाली नुकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल बाएं की तरफ बढ़ती हुई रिस लाइन पर दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा हैं। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गई। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है। को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा इसी पॉइंट पर दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा आप लोग जिस रास्ते से यहाँ आए हुए हैं उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के अंतर्गत यह एग्रीमेंट साइन किया गया था कि दोनों ही देशों की सेनाएं विंटर के सीजन में अपने अपने एलसी पोस्टों को छोड़कर कम बर्फ वाले स्थानों पे चली आएंगी, क्योंकि उस मौसम में यहाँ पर दोनों ही देशों की सेनाओं को काफी कठिनाइयाँ होती थी। सर्दी के लिहाज से यह इलाका विश्व में दूसरे स्थान पर तथा एशिया में प्रथम स्थान पर आता है। 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया था कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। ये भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आया है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past.
Together, let us make a new beginning. इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी। लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया। दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी, बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क बैठकर कश्मीर मुद्दे का हल निकाल लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने का वादा किया था। I have underscored to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue. अमन, चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 में दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान की जमीन में भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। यह साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में। 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। पता तब चला जब बटालिक का एक शख्स अपनी भेड़ बकरी लेकर ऊपर पहाड़ की तरफ गया। वहां पर उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए, जिसकी खबर उन्होंने मई महीने में ही भारतीय सेना को दे दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए दिखाई दिए थे, वो बटालिक सेक्टर में ही दिखाई दिए थे। बटालिक सेक्टर के इसी गरखून गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने हुए कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया, लेकिन भारत को तब तक यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ कालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई। जब तक भारत को पता चल पाता, तब तक पाकिस्तान ने भारत की 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस आ जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों में जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे, तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी? नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक तक नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह से अलग करते हुए नवाज शरीफ ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी की फोन से पता चला था कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस गई है। खुशी हुई और मैं भी बढ़ चढ़ के उस काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त
पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी। नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था, इस सच का तो पता नहीं चल सका, लेकिन यह बात अब पूरी दुनिया जानती है कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन था। ऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहां हम चले गए। ये हमें और हमने, मैं आई से विद कॉन्फिडेंस, हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया। और मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको गले से पकड़ लिया, क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है, जो श्रीनगर से द्रास, कारगिल और लद्दाख ले जाती है, उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते। इससे पहले भी भारत से 3 लड़ाइयों में मुंह की खाने के बाद 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके। जो धमकी है ना न्यूक्लियर हथियार की, वो एक गिदड़ भभकी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारे पास भी उतने ही हथियार हैं और उनका अंजाम क्या होगा, तो इस तरह की बात करना एक नेता को, एक लीडर को जो देश को लीड कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन के मुखिया के तौर पर पाकिस्तानी सेना के 4 ऑफिसर शामिल थे। कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर, जिहाद, ये वो सारा कुछ ISI में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद, कोर कमांडर 10 कोर, और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन, इंचार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री, फोर्स कमांड नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के ये थे द 4 पीपल हु कंसीव्ड द गैंग ऑफ 4। इनको कहा जाता है द गैंग ऑफ 4। इन्होंने ये सारा प्लान कंसीव किया। लॉजिक वही थी। नवंबर 98, अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी, तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर कुछ अग्रेसिव शेलिंग हो रही है, इंडिया के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई और ना कोई सीज कर ले LOC के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदा ना बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए तो बंदा ना बंदे की जात। उन्होंने सोचा कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसी वी कैन वॉक इन, पता ही नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वापस आके ब्रीफिंग दी कि चलिए। सो बाय जनवरी ऑफ 99 इन्होंने कोई 200 लोग, जिनको डाइवर्ट किया स्कर्दू और गिलगित नॉर्दर्न आर्टिलरी के लोगों को वहां से डाइवर्ट करके क्वाइटली इन्होंने बुला के इनको बैकपैक्स दिए। ट्रेनिंग शेनिंग इनकी पहले थी, बिकॉज वो तो एरियाज ही वैसे। हाईली सीक्रेटिव ऑपरेशन, जिसमें किसी को नहीं पता था, सारे सवाए इन 4 के और 2 और लोग थे बाद में जिनको पता चला। मगर इन्होंने खुद ही 4 लोगों ने इन्होंने ये प्लान बनाया और इन्होंने 200 बंदे भेज दिए। और प्लान ये था कि 10 एक पोस्ट जाके इंडिया के ले लें। मुशर्रफ के इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक जनवरी-फरवरी 1999 के महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांघकर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च-अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से भी ज्यादा पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी
आईएसआई के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद एलओसी क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक चले गए और वहां एक रात भी गुजारी। करगिल की लड़ाई का यह पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइटिक इन्फेंट्री यानी एनएलआई के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अपनी पोजीशंस ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और पटालिक सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16 से 18,000 फीट तक की हैं और यहां बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था भारत का नेशनल हाईवे नंबर 1A यानी वो रास्ता जो लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना यह थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग करके लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए। पहाड़ों की गोद में बसा लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे नंबर 1A पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे। का जो बैकग्राउंड था वो नेशनल हाईवे 1 अल्फा को जो हमारा ये जोजिला पास है वहां से कट ऑफ करके पूरे ले वाले सेक्टर को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसको 1971 का जो बांग्लादेश का जो उसको एक दर्द था, उस दर्द को वो मिटाने की कोशिश करना चाह रहा था कि जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दो हिस्से बना दिए गए, इसे हिंदुस्तान के इस हिस्से को मिला लिया जाए, लेकिन वो भूल गया था। फिलहाल वक्त शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिले कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटमी हथियारों से लैस 2 देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को जवाब भी दिया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी गई। युद्ध के इतिहास में करगिल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में गिना जाता है, जहां दुश्मन 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बंकर में छुपा बैठा था और उनसे मुकाबला करने वालों को नीचे से जवाब देना था। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में था। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तानी हमलावरों की संख्या करीब 5,000 थी और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को करीब 30,000 जवानों को उतारना पड़ा। भारतीय सेना की मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को वो अपनी सप्लाई रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था। इसलिए भारत ने सबसे पहले उन चोटियों को निशाना बनाने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी, यानी दोलोलिंग और टाइगर हिल्स। भारत की जवाबी कार्रवाई के इस पहले चरण में सबसे अहम भूमिका निभाई बोफोर्स गन ने। कुछ साल पहले राजनीति के मैदान में बदनाम हो चुकी बोफोर्स गनों ने कारगिल के मैदान में अपना दम दिखाया। जमीन में बोफोर्स के गोले तो आसमान में लड़ाकू विमानों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। बोफोर्स तोप एक गेम चेंजर था। बोफोर्स तोप जो है पहली बार डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल की गई। ये एक अनोखा प्रकरण था जिसमें कि इस निशाना लेकर तोप दुश्मन के बंकरों को मार रहा था और ये बहुत इफेक्टिव रही।
ये हथियार जितना वाद विवाद में घिरा रहा, इसने पूरा अपना जो है वसूल कर दिया, अपने आप को प्रूव करके इस लड़ाई के अंदर। कारगिल विजय की कहानी में बोफोर्स का अहम योगदान है। इस 155 mm की होवित्जर गन का बैरल करीब 70 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसका गोला ऊंची से ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाली इन गनों ने ऊंची पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला शुरू किया। हालांकि दुश्मन की सही पोजीशन पता न होने की वजह से वायुसेना को शुरुआती झटके लगे। 27 मई को मिग तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। सहायता के लिए बढ़ा दूसरा MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को युद्ध बंदी बना लिया गया, जबकि मिसाइल के निशाने पर आए MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानी सैनिकों ने बेरहमी से मार डाला। MiG-23 जो MiG-27 दोनों उन्होंने जो अटैक्स किए उन्होंने, और आपने जो हमारे पायलट दोनों में जो हमने लूज किए वो MiG-21 में आहूजा और हमारे MiG-23 के पायलट जो थे कैप्चर भी हो गए थे। खैर वो दूसरी बात है, पर ये जो है एग्रेसिव आप जितना दिखाएंगे तो उतना नुकसान तो होगा। शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी विमान F-15 को भारतीय सीमा से दूर रखने पर मजबूर कर दिया, जबकि MiG-27, MiG-21 और मिराज 2000 विमान जमीनी निशाना तलाशते रहे। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की कोई भी वायुसेना नहीं कर पाई थी। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ। एयरफोर्स का रोल बहुत अहम था। एयरफोर्स का जो था, उन्होंने इसी लड़ाई के दौरान अपने जो टैक्टिक्स थे, अपने तौर तरीके थे लड़ाई करने का, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हमारी एयरफोर्स ने कभी लड़ाई नहीं की थी, तो इसलिए ज़रूरी था कि जो तरीके हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको बदला जाए। उन्होंने बदला और बड़ी खूबी से उन्होंने माउंटेड ढालों और कई जगह पर बड़ी हमें सेना को बड़ी मदद दी। इसके साथ ही भारत ने जल्द ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए। भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलो लिंक पर कब्जा हुआ। तो हमारी दो कंपनियां एक रिस से चढ़ी, दो कंपनियां इस तरफ से चढ़ी, ताकि जो मल्टीपल अटैक हो सकें और हम दुश्मन की ताकत को बांट करके आसानी से कब्जा कर सकें। क्योंकि जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, वहाँ पे ये था कि टेररिस्ट हैं 4 या 5, जो शुरुआती इंफॉर्मेशन थी। तो उसी इंफॉर्मेशन में जो है इधर से चढ़ रही थी, तो इधर वाली जो पार्टियां थी, दो कंपनियां थी, उनके पास फाइटिंग पोर्टर्स नहीं थे। तो एक इंसान को कोई भी काम मिले, कोई भी, उस काम के ऊपर अगर वो फुल एफर्ट लगाता है, अपनी शरीर की जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति के साथ में उस काम को करता है, तो वो काम बहुत आले दर्जे का होता है और वो काम ही उस इंसान की पहचान बनाता है। मैं कोई ऐसा विशेष शक्ति लेकर के तो पैदा हुआ नहीं है, मैं तो आम लोगों की तरह ही आम ही इंसान हूँ। कोई मेरी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी जिस क्वालिटी के आधार के ऊपर मुझे सेना में भर्ती किया गया। नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा जो है मैं भर्ती हुआ। लेकिन जो वो 15 जवानों को हमें एक काम मिला कि नीचे से ऊपर यार अम्युनिशन और राशन पानी लेकर के जाना, तो हम सुबह 5:30 बजे चलते थे और रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, जिसमें दुश्मन की आर्टिलरी फायर कर रही है, मोटर्स फायर आ रही हैं, उनकी गन्स का फायर आ रहा है, मौसम बिल्कुल ख़राब है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें एक लगन लगी हुई थी
क्या जो ऊपर मेरा साथी बैठा है वो इसलिए फायर कर रहा है क्योंकि हम उसको अम्युनिशन दे रहे हैं, वो हमारे सीने को सेफ रख रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसकी पीठ को सेफ रखें। तो इसी उससे एम से हम जो है 22 दिन तक कंटिन्यू चले, और 22 दिन कंटिन्यू चलने वाले सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो लगातार चलते रहे। तोलोलिंग के बाद भारतीय सेना का मकसद था टाइगर हिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ना। टाइगर हिल को दुश्मनों से आजाद कराने के लिए निकले भारतीय सैनिक अपने साथ रसद की जगह ज्यादा से ज्यादा हथियार लेकर गए थे। यह इस लड़ाई का सबसे मुश्किल मुकाबला था। इसके लिए भारतीय सेना की 3 बटालियनों ने पाकिस्तानी फौज को 3 तरफ से घेरा। 12 जून 1999 को बटालियन ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके 12 जून को पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त करी थी। उसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसका जो है एक और टास्क हमें मिला। तो बटालियन कमांडर ने बोला कि यार हमें एक और टास्क हिंदुस्तान की फौज ने दिया है और ये हमें मौका है कि हमारे वो जो 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान जो शहादत दी है उनका बदला लेने का हमें एक और मौका मिला है, तो हम उनका बदला लेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने टाइगर हिल की पूरी प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद सभी को बताया कि इस प्रकार से हमने लड़ाई लड़नी है। टाइगर हिल सबसे मुश्किल चोटी थी जिसे हिंदुस्तानी फौज को फतेह करना था, और उसे सिर्फ अदम्य साहस के दम पर ही फतेह किया जा सकता था। राइट साइड वाला जो रास्ता था बिल्कुल खड़ी चट्टान थी 90 डिग्री की, जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उधर से दुश्मन बिल्कुल आश्वस्त होकर के बैठा था कि यहाँ से हिंदुस्तान की फौज चढ़ करके हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती है। हमें वही रास्ता चुना गया। तो उस रास्ते पे चलने के लिए तो जरूरी था कि एक तो यंग जवान होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम की मार थी। फिर अगर हम जल्दी से जल्दी उस रास्ते को कवर कर लेंगे तो हमें सक्सेस आसानी से मिल सकती है। फिर अगर हमारे सक्सेस अगर हम जल्दी से जल्दी उसको एरिया को कवर नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक यंगेस्ट टीम, कुछ पुराने जवान, उनका पूरा मिश्रण करके एक टुकड़ी बनी घातक प्लेटून। तो उसी समय हमारे कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उसको उस टीम की जो है कमान सौंप दी गई। तो हमें 4-5 दिन का रिहर्सल का समय मिला कि आप किस प्रकार से अपने टास्क को पूरा करेंगे, इसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आखिरकार हमें चढ़ने का आदेश मिल चुका कि आप लोग उस दिन टाइगर हिल के लिए मार्च करें। टाइगर हिल पर कब्जा करके बैठे दुश्मन को धूल चटाने के लिए भारतीय फौजों ने सबसे कठिन रास्ता चुना। यह वो रास्ता था जो एकदम मुश्किल था। उस पहाड़ी पर, क्योंकि ऊंचाई उसकी 16,500 फीट, रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। हम पूरी रात चलने के बाद सुबह जैसे फर्स्ट लाइट हुआ, उजाला हो गया, तो हमने वहाँ पर पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर थे, उनके पीछे छुप करके चुपचाप बैठे रहे। पूरा दिन उन पत्थरों के पीछे गुजारा। जैसे फिर अगली रात हुई, अंधेरा हुआ, फिर हमने चलना शुरू किया। तो पहाड़ियों के अंदर एक और चीज़ होती है कि पहाड़ी में जब बिल्कुल हम नीचे पहुँच जाते हैं पहाड़ी के, और जब उस पर चढ़ना देखते हैं तो जो पहली वाली टॉप है वो ही लगता है यार यही इसका मेन टॉप है। लेकिन जब उस टॉप पर पहुँचते हैं तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई देती है। तो दूसरी रात जब हम पूरी रात चलने के बाद उस टॉप के नज़दीक पहुँचे तो हमारे डेल्टा कंपनी साथ साथ चल रही थी हमारी सपोर्टिंग के लिए। तो उसके जो कंपनी कमांडर थे कैप्टन सचिन निम्बालकर, उन्होंने बोला यार बलवान, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बोला चलो यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं। जब उस चोटी के ऊपर चढ़े, यार ये नहीं है, अगले वाली चोटी है। फर्स्ट लाइट होगी थी। सभी ने बोला सर ऐसे करते, चाय पीते फिर चलते। बोला नहीं चाय वहीं पियेंगे जाकर के। उस दिन तो पूरा दिन चले हम, पूरा दिन चलते। शाम के वक्त यही समय रहा होगा। तो वहां पहुंचे, उस टॉप पर पहुंचे तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई दी। एक तरफ दुश्मन, दूसरी तरफ खड़ी पहाड़ियां। कितना मुश्किल था टाइगर हिल की उन चोटियों को पार करना। हम केवल 7 जवान जब तक क्रॉस कर चुके थे, बाकी को फिर किसी को क्रॉस करने ही नहीं दिया उन्होंने। ऊपर पहुंचे तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन, सामने 2 बंकर्स, उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोला। हमने भी इधर से आधाधुंध फायरिंग खोला, लेकिन हमने उनको
मार गिरा दिया। अब जो हमारा उनका फायरिंग चल रहा था, जो टाइगर हिल का टॉप था 50-60 मीटर रहा होगा, तो 50-60 मीटर दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं। उन्होंने देखा यार यहाँ तक हिंदुस्तान की फौज पहुँच गई है, इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया उन्होंने। हम ऐसी परिस्थिति में आ गए कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, यानी मरना निश्चित हो गया था। सभी ने बोला यार मरना ही तो है यार, मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं हम मारेंगे। और ये हमारे देश और हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे सैनिक का जो शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसकी आखिरी सांस क्यों ना बची हो, उसके शरीर की अगर एक भी बूंद बची है शरीर के अंदर, तब भी उसके जो है कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे की तरफ नहीं। हमारे शूरवीरों की एक टोली टाइगर हिल के टॉप पर पहुंच तो गई, लेकिन चुनौती अब उनके लिए जान बचाने की थी। जब बहुत कम मात्रा में हमारे पास अम्युनिशन बचा तो हमने आपस में प्लान किया कि यार अगर हमारे पास अम्युनिशन ही नहीं होगा तो इस राइफल का हम क्या करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे। अभी जो भी अम्युनिशन है उसका एक ऐसा उपयोग करेंगे कि अब हम फायर बंद कर देते हैं, ताकि दुश्मन को लगे कि यार ये तो मर गए हैं, ये इनका अम्युनिशन खत्म हो गया, ये बाहर निकल करके आए पत्थरों से, तब हम फायर खोलें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को मार सकते हैं। हमने वो प्लान किया, उनकी जो मोटर्स फायर हुआ, उनकी आर्टिलरी का जब फायर हुआ, अचानक से हमने फायर बंद कर दिया, क्योंकि वो नज़दीक थे, आवाज़ तो हमारी भी सुन रहे थे वो। तो हमने फायर बंद किया। फायर बंद करते ही 15-20 मिनट के बाद जब फायर ने हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, उनको लगा कि यार ये मर गए या इनका अम्युनिशन ख़त्म। तो 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान थे, वो सिर्फ वो नज़दीक आए देखने के लिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान के इस जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए हैं। तो हम अलग अलग इस पत्थर के पास, 2 उस पत्थर के पास, 3 तरफ हम बैठे हुए थे, आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन किया था। तो वैसे सामने से जब निकल करके बाहर आए पत्थरों से, एक साथ हमने फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, बाकी सबको मार दिया। अब हमारे पास अम्युनिशन हो गया, हमारे पास वेपन हो गया, फिर हमने उन्हीं का वेपन, उन्हीं का अम्युनिशन लेकर के फायरिंग करना शुरू की। तो जो 1-2 जो बचा था, उन्होंने जाकर के अपने ऊपर जो कमांडर थे उनको बताया, क्योंकि फायर खोलते ही पता चल गया कि यहाँ पर 8-10 बंदे ही हैं। उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8-10 बंदे हैं। तो विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका नहीं मिला, 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना ज़बरदस्त, जो भी उनके पास जितने भी वेपन थे, सभी वेपन्स का एक साथ फायर खोल दिया। हम जहाँ पर बैठे थे हम सर नहीं उठा सकते थे, जिसने भी सर उठाया उसका सर चला गया। दुश्मन के हर इरादे को अपने लहू से नाकाम करते हुए भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। उस वक्त जंग खुद से थी, जंग देश के लिए थी, इसलिए जिस्म के हिस्से कट भी गए, लेकिन दिल में जीत का संकल्प और मजबूत हो गया। हमारे पास एक LMG थी, लाइट मशीन गन। वो उनको नज़दीक से, जब नज़दीक आए तो वो उनको नज़र आ गई। जैसे वो नज़र आया तो उनको सीधा उसी के ऊपर RPG का राउंड दाग दिया। वह LMG के जो बैरल थी वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले जो जवान थे उनको भी पत्थर लगे आकर के। तो एकदम से वो छोड़ करके, ऐसे प्लेटून हवलदार इस तरफ बैठा हुआ था, हमारा एक हवलदार मदन, उसकी तरफ भागे। तो उन्होंने बोला यार मर गए सर, मर गए। तो वो आज भी उनके वो शब्द, मुझे आखिरी शब्द थे, आज भी याद ऐसे गूंजते हैं मेरे दिमाग के अंदर। क्योंकि उस LMG के जस्ट बाएं तरफ में बैठा तो मुझे आवाज़ दिया कि योगेंद्र, बोला इस LMG को उठा करके फेंक। बोला दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है इस वेपन के सिवा, क्योंकि उसकी फायर पावर बहुत ज़्यादा थी, तो नज़दीक नहीं आ रहे थे दुश्मन उससे। जैसे मैं उसको LMG को ऐसे उसको पकड़ा और उसकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो जिस पत्थर से मैं फायर करा उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा सर ये तो नज़दीक आ गए। बोला कहाँ पर? ये खड़े हुए। तो जैसे ही आवाज़ सुनाई दी सीधा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका उसने। तो जो मेरा नाम राशि था योगेंद्र यादव, वो पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था। तो उसको ग्रेनेड का एक टुकड़ा लगा, यहाँ से उसकी उंगली कटी, दूर जा करके पड़ी। वो एकदम से उसको आभास हुआ कि यार मेरा हाथ कट गया। बोला मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, मैं कहा नहीं यार हाथ नहीं कटा। बोला और? मैं कहा उंगली कटी है।
उसको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला यार ऐसे कर, तू अभी फायर तो कर नहीं पाएगा, तू नीचे की तरफ कूद और अपनी कहीं से दाएं बाएं से टुकड़ी को चढ़ाने की कोशिश कर। बोला नहीं नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा। हम तो बिल्कुल नए जवान थे, 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की उम्र थी, कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ किताबों में अभी स्कूल में पढ़ कर के आ रहे थे कि यार एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो देखने को मिल रहा था। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की ये ताकत थी, शक्ति थी। करीब 11 घंटे की जंग के बाद 4 जुलाई को भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर भी तिरंगा फहरा दिया। ये इस जंग की सबसे बड़ी जीत थी। देश की दशा और दिशा को बढ़ाने में जो हमारी युवा ताकत है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम ऐसा भारत, हम ऐसा कल भारत, जो कल का भारत हम ऐसा देखना चाहते हैं कि जो हमारा युवा है उसके जो अंदर एक स्ट्रांगता होनी है, एक ताकत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए, अपने कार्य के लिए। जो भी हम काम करें, जरूरी नहीं कि सेना में राइफल लेकर के बॉर्डर पे खड़ा होकर के ही राष्ट्रभक्ति होती है। जरूरी है कि जिस हम क्षेत्र में काम करते हैं, हर एक क्षेत्र एक युद्ध की तरह होता है, हर एक काम एक युद्ध की तरह होता है और युद्ध में जीत उस सैनिक की होती है, उस योद्धा की होती है जो उस युद्ध को बखूबी समझ करके उसके पहलुओं को रिसर्च करे, उसके ऊपर गहराइयों को सोचे, उसकी कमजोरियों को पता करे और उन कमजोरियों के ऊपर हम वार करेंगे तो हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। पूरा देश देख रहा था कि भारतीय फौज किन हालातों में युद्ध कर रही है, भारतीय फौज कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा रही है। ऐसी ही एक कहानी है नौजवान कैप्टन विक्रम बत्रा की। पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कई मोर्चों पर जंग छेड़ दी थी। राजनयिक एक तरफ काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ दिल्ली में वायुसेना और थल सेना के प्रवक्ता रोज प्रेस ब्रीफिंग करते थे। टेलीविजन के जरिए करगिल घर घर तक पहुंच रहा था और इसी बीच एक नाम देश के दिलों पर छा गया। जंग के मैदान में उसकी जिंदा दिली ने हर हिंदुस्तानी को अपना दीवाना बना लिया। वो नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा का। विक्रम को उसके दोस्त शेर शाह बुलाते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परम वीर चक्र दिया गया। यह पहली लड़ाई थी जब जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाश तक कबूल करने से इनकार करता रहा। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। इस लड़ाई में भारत के 527 वीर शहीद हुए और पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 453 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। जबकि नवाज शरीफ के मुताबिक इस लड़ाई में पाकिस्तान के 4000 जवान मारे गए। ये थी करगिल विजय की वो शौर्य गाथा जो हिंदुस्तान के हर उस दुश्मन के लिए चेतावनी है जो भारत को कमजोर समझने की भूल करता है। इतिहास में दर्ज शौर्य गाथा चीन के लिए एक चेतावनी है। जला अस्थियां बारी बारी चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। पूरा देश जय जयकार कर रहा है देश के उन वीर जवानों की जिन्होंने हंसते हंसते देश की खातिर अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इंडिया न्यूज सलाम करता है देश के उन वीर जवानों को जो कि बॉर्डर पर खड़े होकर आपकी, हमारी और इस देश की हिफाजत करते हैं। जय हिंद।